Hello and welcome to Frankly Speaking, and today my guest is General Manoj Pandey, Army Chief, and it's a pleasure to meet with you. Thank you very much. We're caught in the middle of some whirlwinds after the announcement of the Agnipath scheme. My question to you is, आपने पहले announcement की और उसके बाद कई clarifications भी आए हैं. आपके हिसाब से जितने भी इसके बारे में सवाल थे लोगों के दिलों में, वो पूरे एड्रेस हो गए हैं या अभी भी कोई टाइट्रेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है? धन्यवाद नाविका जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो अनाउंसमेंट स्कीम के बारे में 14 तारीख को हुए थे, उसमें इस स्कीम की ब्रॉड रूपरेखा या फ्रेमवर्क या आउटलाइन डिक्लेयर हुई थी, और उसके बाद आपने जैसे देखा पिछले 5-6 दिनों में उसके अलग अलग फाइन प्रिंट है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में लोगों को इसके बारे में जानकारी मेरी समझ में बड़ी अच्छी तरह से बताई गई है। और अभी लोगों के या खास करके युवाओं के मन में जो आशंका थी या कोई एंग्जाइटी थी, मुझे लगता है उसका पूरी तरह से अभी समाधान हो गया है, ये मेरी सोच है। जनरल साहब, ये जो एज लिमिट की बात की, इसको रिलैक्स किया गया, आप इस अग्निपथ स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या समझते हैं? हमने कारगिल युद्ध के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आर्मी की एवरेज एज को नीचे लाने की ज़रूरत है, आर्मी के पेंशन बिल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आर्मी की तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे और अग्निपथ स्कीम से ये कैसे पूरे होंगे? यदि मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्निपथ स्कीम के जो 4 मुख्य थल सेना की दृष्टि से जो मेन उद्देश्य या बेनिफिट्स रहे हैं, सबसे पहले मोर एनहांस्ड यूथफुल प्रोफाइल। आप जानती है हमारी जो करंट डिप्लॉयमेंट्स या कमिटमेंट्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में हमारी सेना कार्यरत और तैनात है, जिसके फलस्वरूप इन सिचुएशंस में एक सक्षम तरीके से डिप्लॉय होने के लिए मुझे लगता है एक फिट और यंग सोल्जर इज़ रिक्वायर्ड, और इसीलिए एक यूथफुल प्रोफाइल इस दृष्टि से मदद देगा। बट साथ में हमें ये भी वी आर कॉन्शियस दैट यू ऑल्सो नीड एक्सपीरियंस, सो यहाँ पर इसके तहत वी विल स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस, so that is in so far as the youthful profile is concerned. Secondly, you are also aware, or you will agree with me, that the nature of warfare is fast changing. It is now becoming increasingly multi-domain. It is becoming increasingly involving different aspects of warfare, be it the cyber, be it the space, be it information warfare. You have new technologies coming up. There are new technological infusions in terms of equipments and systems. So we need to leverage this technology to come up with a good future-ready fighting force. And that's how we need technologically adept youth who are easily able to imbibe technology and give a good account of themselves. So that is the second part as to why we need technologically adept youth. And in this, we are wanting to get students from our ITIs as well as technical institutes. So, they are already there before they come up and further get trained to operate various equipment systems that we have. So, age is one aspect. Second is getting the technologically adept youth. And third is to provide equal or a good opportunity for all the young men or youth in the country to join the forces. So these, I think, are the 3 main objectives of the scheme from an army point of view. Even former army veterans, lieutenant generals have come out and expressed reservations, और उनका ये कंसर्न है कि आपने कहा है 17.5 से 21 साल तक के युवा लिए जाएंगे। अब
4 साल के लिए अगर लिए जाएंगे तो क्या इनकी कमिटमेंट लेवल रहेगी? अगर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी तो क्या ये इनको इतना ट्रेन कर सकेंगे कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं नॉर्थ में, वेस्ट में, उनको वो उसी तरीके से गार्ड कर पाएंगे जिस तरह से आज हमारे सेना बल में जितने ट्रेंड लोग हैं वो कर पाएंगे? और दूसरी बात कि जब वो 4 साल खत्म होने के कगार पर आएंगे, उनकी कमिटमेंट लेवल्स वो रहेंगी? क्योंकि वो ये सोच रहा होगा युवा कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो मेरी नौकरी क्या होगी, मैं कहाँ पर ज्वाइन करूंगा, मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा? क्या ये कमिटमेंट लेवल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? तो इस प्रश्न में आपने 2-3 मुद्दे उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं कमिटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे मन में इसके बारे में कोई आशंका नहीं है, बिकॉज आई फील द स्कीम इज़ नॉट ओनली एडिक्वेटली इंसेंटिवाइज्ड, बट इसको बड़ा आकर्षक बना है सभी तरीके से। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले आई थिंक युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका या अवसर है जो कि भारतीय सेना में आए, और भारतीय सेना के जो भी हमारे मिलिट्री इथॉस वैल्यूज़ है, जैसे कमिटमेंट, एस्पिरिट डे कोर, कमराडरी, इन सब को इम्बाइब करके आगे बढ़े। सेकेंडली, जहाँ तक फाइनेंशियल पैकेज का सवाल है, मैं समझता हूँ वो भी दैट इज़ एडिक्वेट एज वेल एज अट्रैक्टिव। खास करके इसमें जो सेवा निधि पैकेज का प्रावधान है, दैट इज़ अ यूनिक फीचर। अलाउंसेस जो एक जवान के लिए लागू है, ये इनके लिए भी लागू रहेंगे, और यदि रिस्क के तौर पर डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी तकरीबन उसी बराबर अग्निवीर के लिए लागू रहेंगे। तो जहाँ तक कमिटमेंट का सवाल है, मुझे लगता है इसमें उतना प्रश्न नहीं है। खास करके फौज में यू आर अवेयर इन अ इन्फेंट्री और इन अ आर्मी यूनिट, द ethos is such that in a very short period of time we are easily able to assimilate any new soldiers or new entrants or recruits that come into the system, and that is one of our characters which we take great pride in. So assimilation, I don't see will be an issue. You are also aware that we have very strict standards of training which we expect each soldier to achieve, and अग्निवीर के लिए ये कोई इसमें अलग हटके नहीं रहेगा। उनको भी उसी मापदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा, और 4 साल के बाद जब वो अपनी या फिर इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जब बाहर निकलेंगे, उनको हम हमारे ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेशनल यूनिट्स में रिक्वायरमेंट के मुताबिक सभी अंगों में आर्म्स एंड सर्विसेज में डिप्लॉय करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट यू आस्क्ड कि 4 साल के बाद इनका क्या होगा, तो वो भी मैं कहना चाहता हूँ। आई थिंक दे विल बी एडिक्वेटली इक्विप्ड। हमने बताया है कि इनको हम इस तरह से स्किल करेंगे, इनको इस तरह से इक्विप करेंगे ताकि बाहर समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर दे विल हैव द एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस टू परस्यू देयर ड्रीम्स, परस्यू देयर करियर ड्रीम्स। उनकी एक अलग पहचान रहेगी, उनकी एक अलग आइडेंटिटी रहेगी, एंड इन फैक्ट वी एक्सपेक्ट देम to act as a bridge between the military or the army and the society. So in terms of what after 4 years, I think we have addressed this issue in every which way, and you have also seen पिछले 5-6 दिनों में अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग राज्यों ने, बाकी एजेंसीज ने, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट्स ने अपनी पूरी तैयारी बताई है, अनाउंस की है as to how they would like to absorb them. So I think this aspect has also been adequately catered for. जनरल साहब, मैं कुछ आंकड़ों की बात करना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में अगर आप 2019 तक की जो भर्तियां हुई हैं, तो पिछले 2 सालों में जब रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे, करीब 80,000 के करीब रिक्रूटमेंट हुई थी सेना में। उसके बाद 2 साल कोविड रहा। अब आपने 46,000 का जो आंकड़ा दिया है, क्या ये कम है?
क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कम से कम 40-50 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 46,000 लोग लिए जाएंगे। तो एक तो ये आंकड़ा है जिसको कम लोग मान रहे हैं। दूसरी बात ये कि लोगों का कहना है कि सीएपीएफ में 4 साल बाद जाएंगे। अगर आप सीएपीएफ के डिफरेंट विंग्स देख लें तो 28,000 पर ईयर भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें से 10% अगर अग्निवीर के लिए हुआ तो यानी कि 3,000 से कम लोग अब्सॉर्ब हो पाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इज दैट a good enough number for the Agniveers who are passing out after 4 years? 2800 को नौकरी मिलेगी, जो 75% 46,000 के निकलेंगे उनका क्या होगा? यदि मैं आपका प्रश्न सही समझ पाया हूं तो आपका पहला प्रश्न है कि ये जो आपने 46,000 की बात की, सो यू आर रेफरिंग टू सर्टेन नंबर्स व्हिच विल बी रिक्रूटेड एवरी ईयर and in the coming years. So will it impact our sort of strength of the army? उसका मेरा ये जवाब रहेगा कि ये जो स्कीम है ये this is purely to do with human resource management and it is nothing to do with the optimization or right sizing of the army. It is a separate and an independent exercise which has been ongoing for a number of years. You had the Shekhar Cut Committee report and you had certain other studies which recommended as to how to optimize this. So this is being looked at separately. We are focusing only on the scheme insofar as the human resource management is concerned. You also mentioned in the next part as to how would they get absorbed in CAPFs and other institutes. So as of now, different agencies, ministries, state governments have announced, reservation for the Agniveers who exit. In due course of time, we'll work on this in greater detail, and we will ensure that near 100% Agniveers, in some form or the other, do find placement of their choice, of their liking, and are able to thereafter further their career aspirations in whatever field, including in the... But it is a grey area. Well, I won't say. So these announcements have been made. There are different agencies who have come forward. This was planned. This was not as if it has happened in an ad hoc or an incremental manner, right? So we will now work on it in more greater details and come out with a detailed, shall we say, notification, इंस्ट्रक्शंस। सवाल ये भी है जो मैंने कहा कि एक साल में अगर आप रिक्रूटमेंट सीएपीएफ्स में देखें, जो माना जा रहा है कि एक ऐसा आउटलेट होगा जहां ये लोग जा सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। अब 28,000 अगर वो टोटल ले रहे हैं साल में, तो 2800 10% उसका अग्निवीर मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये नंबर कम है क्या? इस वजह से यूथ में कहीं ना कहीं थोड़ी शंका है, और ये शंका कैसे दूर हो सकती है? तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक नंबर्स में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी इतने कम समय में शायद ठीक भी नहीं है। पर जैसे आपने देखा, इसके लिए रिस्पांस और प्लानिंग के मुताबिक देयर आर नंबर ऑफ एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स, government ministries, state governments who have expressed their intention, and that is what is important. We will now sit down and work as to how this will happen. But what I want to assure, और मैं ये आपको आश्वस्त और आपको मतलब युवाओं को, कि जो भी आप 75% हर साल 4 साल के बाद फोर्स से आप जब समाज में जाएंगे, आपके लिए पर्याप्त मात्रा में संधियां, अवसर या अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल। सो उसमें आप मतलब युवाओं को चिंता नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। एक और प्रश्न जो हमारे दर्शकों से काफी आता है वो ये, क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि आपने कहा 25% कंटिन्यू करेंगे सेना के अंदर और 75% जो हैं वो 4 साल के बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया जजमेंट का क्या होगा? कैसे होगा? इसमें कंपटीशन कितना होगा? कोहेसिवनेस ऑफ दीज पीपल विद द रेस्ट ऑफ द रिक्रूट्स ऑफ अग्निवीर्स वो रहेगा या नहीं रहेगा? तमाम सवाल इसके बारे में भी आते हैं।
इस पर आपका क्या कहना है? नामिका जी, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा है, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया, इस स्कीम के तहत जो 25% है वो हमारे दे विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड हेंस ये ज़रूरी है कि हम एक पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल और विश्वसनीय और एक निष्पक्ष और फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम हम इसको अमल में लाएंगे, और योग्यता के आधार पर हम इन 25% अग्निवीरों को री एनरोल होने का मौका देंगे। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड दिस वी विल डू इट बेस्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, based on automation, and we will make it as easily implementable as possible. आपने कहा you will ensure high standards of operational preparedness, and आपने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप अग्निवीर को इफेक्टिव बनाएंगे सेना में। मैं पूछना चाहती हूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी एक तरफ बहुत एम्पावर करती है और यूथ जल्दी अडेप्ट करता है, वहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए थोड़े से सेफगार्ड्स की भी ज़रूरत होती है। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली अगेन लोगों के मन में संदेह है कि जो 4 साल के लिए आ रहा है, अगेन वी कम बैक टू द पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। जब उसके 2, 2.5, 3 साल हो जाएंगे पूरे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज जो सेना को बैकफुट पे डाल दे, अगर इनके हाथ लगेगी तो क्या होगा? तो इसके लिए अंदर से क्या प्रिपेयर्डनेस होगी और क्या आपकी सिक्योरिटी वॉल्स होंगी? तो जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, मैं समझता हूँ हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में देयर आर एडिक्वेट शैल आई से चेक्स एंड बैलेंसेस, देयर आर एडिक्वेट प्रोविजंस जो कि हम अभी हमारे जवानों में भी उनके लिए भी लागू है, एज टू हाउ वी प्रिवेंट लीकेज और पैसेज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड एजेंसी, स्पेशली दोज हु आर इनिमिकल. The same yardsticks, the same thing will be applicable to the अग्निवीर. और यदि एक युवा, मैंने मिलिट्री इथॉस, कल्चर, नेशनलिज्म की शुरू में बात की, so a young boy who comes out having imbibed all these military ethos, I mean, I don't think there will be a scope or I mean, we are banking on these youth imbibing our culture, and it is not just an association for 4 years, but these qualities will remain with them for the rest of their lives. But yes, we will have adequate measures instituted or put in place to make sure that these kind of concerns are suitably addressed. जनरल साहब, एक और सवाल है, एंड दिस आई एम आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कमांडर्स. जब कमांडर के पास आप एक बटालियन देते हैं, उस कमांडर के सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या जब उसे कोई कम्बैट सिचुएशन में जाना है? हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ हिज टीम विद हिम, टीम ऑफ सोल्जर्स विद हिम, कैन बी द regularly trained and long-term trained personnel, and how many of them can be अग्निवीर? क्योंकि लोगों का ये एक अंदेशा है कहीं ना कहीं कि कमांडिंग ऑफिसर का अपना पोजीशन हम कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे. तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, यूथ एंड एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच में एक करेक्ट बैलेंस पाना या अचीव करना बहुत ज़रूरी है. एक लोगों के मन में धारणा बनी है कि यदि आप 25% जवानों को 4 साल बाद समाज में या फौज के बाहर भेजेंगे तो आपके यूनिट में 25% 4 साल से कम सर्विस वाले जवान रहेंगे. वो गलत है. इससे ये नतीजा होगा कि या हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी कॉम्बैट यूनिट में या फिर आर्मी में 50% से ज़्यादा 4 साल से कम सर्विस के ये अग्निवीर जवान नहीं रहेंगे. सो वी विल स्ट्राइक अ बैलेंस
50% Agniveer, that is less than 4 years, and 50% are the regular soldiers. So this balance will always be maintained. 50% बहुत हाई नंबर नहीं है. अगेन कमिंग बैक, जो कई लोगों ने कहा है और ये वेटरन्स ऑफ द आर्मी ने कहा है, अरुण प्रकाश जी ने भी लिखा है इसके बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि will they put their lives on the line with no pension? और ये सवाल पॉलिटिकली भी उठता है कि हम उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे क्योंकि वो आर्मी ट्रू ब्लू आर्मी का नहीं है, अग्निवीर है. ये सवाल उठता है. नहीं, पर ये भी मेरी समझ में ये सच नहीं है. मैंने शुरू में आपको बताया कि यदि डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स है वो उनके लिए लागू रहेंगे. जितने भी अलाउंसेस है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, तो यदि एक सियाचिन में यदि एक यूनिट तैनात है, उसमें एक अग्निवीर को भी वही दर्जा मिलेगा, वही स्टेटस मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उसी तरह से मिलेंगे जो कि एक रेगुलर सोल्जर के लिए है. बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें बड़ी क्लियरली ले डाउन किया है. तो मुझे लगता नहीं कि सवाल ये है कि द पैकेज विच इज बीइंग ऑफर्ड इन दिस स्कीम, ये हमने सोचना या समझना जरूरी है कि ये स्कीम इज टेलर मेड टू आवर रिक्वायरमेंट्स, एंड सो ऑल दीज फीचर्स आफ्टर ग्रेट डेलिब्रेशन, बड़े लंबे विचार विमर्श के बाद इनको हमने वी हैव कम आउट विद दीज. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट एंड मुझे लगता है ये सिर्फ आशंकाएं है. एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल मेक द सिस्टम वर्क, एंड इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, should there be a requirement, we will we can look at making positive changes. So but that as we go along, I mean you must understand this is a transformative reform. ये एक बड़ा परिवर्तन है. तो we've got the broad outline correct. उसकी जो रूपरेखा है मेरी समझ में इट्स नॉट सेट इन स्टोन. उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो आप जरूरत पड़ने पर, सो लाइक यदि कोई सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं होगी. ये मेरी समझ है. बहुत सही कहा आपने. और मैं ओवरऑल डिफेंस बजट की अगर बात करूं, 5.25 लाख करोड़ डिफेंस बजट है, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख करोड़ तो चला जाता है पेंशन बिल में. ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में अनदर 1.5 लाख करोड़ गोज इन. It is a reform which the time has come for that reform. It works very well for the defense armies. I want you to give an assurance to the youngsters of this country that ये स्कीम आर्मी और आर्म फोर्सेस के लिए तो अच्छी है, क्या ये युवाओं के लिए भी उतनी ही अच्छी है या नहीं? क्योंकि इस बात पर पूरा भरोसा जब तक युवाओं को नहीं होगा तब तक शायद ये सवाल उनके मन में उठते रहेंगे. आपके हिसाब से, आपने कहा कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है, आपके जितने पर्सनल हैं ऑन द फील्ड, आर दे ऑल ऑन बोर्ड विद यू? सब आपसे सहमत है? हाँ, बिल्कुल. इसमें कोई मतलब मेरे मन में संदेह नहीं है. हमारे जितने भी जवान आखिर तक हमारा ये पूरा प्रयास है, और तकरीबन वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस टू मेक एवरीबडी अवेयर कि इस स्कीम के क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है. तो मुझे लगता है कि वी आर कन्विंस्ड, आवर सीनियर लीडरशिप इज कन्विंस्ड, आवर जूनियर लीडर्स आर कन्विंस्ड, एंड सो इज द रैंक एंड फाइल. सो एब्सोल्युटली आई थिंक देयर इज नो एप्रीहेंशन. और आपने फिर पूछा एक बार युवाओं के लिए, तो मैंने जैसे बताया, फाइनेंशियली benefit in terms of they acquiring skills, it is beneficial. They'll have a unique identity, या अलग पहचान उनके रहेंगे, that is beneficial. एक समाज में उनका एक जो स्थान बनेगा और उनको जो एक अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलेगा अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, तो मेरी समझ में दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. द यूथ, युवाओं के लिए, देश के और समाज के लिए, और
भारतीय थल सेना तीनों के लिए। कुछ लोगों का ये अंदेशा है कि ये जो ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल 4 साल बाद समाज के अंदर आएंगे, will it create one class of people who are virtually battle ready and therefore will be more aggressive, will change the society, the civil society at large? इस पर इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, और ये मुझे लगता है दिस एन एक्सट्रीम पोजीशन टू टेक एंड अ सिनिकल पोजीशन, इफ आई मे say so. I mean, I explained to you as to how a youth who comes out of the army after 4 years, I mean, what are the qualities he will carry with him, what resume he'll carry with him. So I do not think, I mean, what you just suggested will happen. That is, I do not agree with this hypothesis at all. लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, अग्निपथ स्कीम के आने के बाद सेना का जो टूथ टू टेल रेशियो की बात हो रही है, उसमें 14.5 लाख अगर आर्म्ड फोर्सेस हैं तो 4 लाख डिफेंस सिविलियंस हैं, यानी 1:4 का रेशियो है। क्या अग्निवीरों के आने के बाद ये टूथ टू टेल रेशियो पर कोई असर पड़ेगा? विल देयर बी रिफॉर्म्स इन द वे द मैथमेटिक्स रियली स्टैक्स अप? मैंने शुरू में बताया और एक बार फिर दोहराऊंगा, अग्निपथ स्कीम और ऑप्टिमाइजेशन या टूथ टू टेल रेशो जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अग्निपथ स्कीम इज एन एंटायरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फिलॉसफी और अ प्रोसेस, whereas this is a separate exercise which aims at improving the tooth to tail ratio, making army more agile, more lean, more combat ready. So we are moving parallelly on these two lines, if I may say so, and these are not too interlinked. These two are not interlinked, right? So we are working in both directions, and I think we will achieve good results in both of these areas. So to get the brass tacks right, Agniveer will be the only system of recruitment henceforth. Absolutely. और ये 1 साल के लिए आपने अमेंड किया है एज लिमिट 23 तक। जो बच्चे 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे विजुअल्स आए हैं और ऐसे साउंड बाइट्स आए हैं बच्चों के कि हम पैसा खर्चते हैं और भागने जाते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, इन बच्चों के लिए कोई संदेश आपका? नहीं, मेरा संदेश या आह्वान यही रहेगा कि हमने रिक्रूटमेंट का शेड्यूल या रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया की रूपरेखा we have already put it out. We have declared the broad timelines. तो मैं चाहूँगा या मेरा इनसे आह्वान रहेगा कि आप रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या फौज में भर्ती होने के लिए अपनी तैयारी बिना कोई समय व्यर्थ गवाते हुए तैयारी करें। और ये जो आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली है, खास करके ये 2 साल का जो एज वेवर दिया गया है, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए और इन 2 सालों में जिनकी एज लिमिट ऊपर हो गई है उसी के लिए ये 2 साल का एज रिलैक्सेशन। पहले तो 25 साल तक आप लेते थे, अब this year it will be 23 years. No. So that's not correct. So they have been given a 2 years age relaxation, and it will cater for all category of youth who were desirous of participating or getting recruited in the military. Yeah. एक आखिरी सवाल, आपने एक सेवा निधि जो 11.71 लाख की जो ये जो सेवा निधि है, इसमें सैलरी से कंट्रीब्यूशन होगा और आर्मी भी देगी, और इज दिस कंप्लीटली फंडेड बाय द आर्मी? यदि आप जो डॉक्यूमेंट हमारा है जिसमें कि ये डिटेल दी है, उसमें ये बड़ा क्लियरली इंक्लूडेड है कि हर महीने में जितनी सैलरी एक अग्निवीर को मिलेगी उसमें से कई प्रतिशत, तकरीबन 30% वो ये सेवा निधि में जाएगा। उसका करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और 4 साल के होने के बाद इंटरेस्ट के साथ
जो अग्निवीर बाहर निकलेगा उसको ये सेवा निधि पूरी प्राप्त होगी। नो पेंशन, नो कैंटीन अवेलेबिलिटी, कैंटीन सर्विस अवेलेबिलिटी फॉर अग्निवीर्स, वो भी एक इशू है कि आप डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, वो मुझे लगता है सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अग्निवीर सर्विस में रहेगा 4 साल, उसको मेडिकल फैसिलिटीज, उसको छुट्टी, उसको कैंटीन फैसिलिटीज, ये सब लागू है। और बाकी जो फैसिलिटीज क्या क्या लागू है या नहीं है, दैट हैज ऑल बीन क्लियरली रेड आउट। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ टेलर मेड पैकेज टू मीट peculiar conditions of ours, and I think I find it is extremely viable, attractive, and will motivate youth and young men and women to join the forces. Mr. Manoj Pandey, I just want to end on one note. Somewhere do you feel the response was out of line of your expectations? No, you mean the response? The response in terms of the violence. No, what I would say is we did, in terms of these apprehensions and these clarifications, see, you must realize, after all, ये एक बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा बदलाव है।